तो बेटा 10th क्लास आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसका एक टॉपिक 2.4 इंटेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में किस किस तरह से जो लेबर माइग्रेट कर रही थी इंडिया से उसको किस तरह से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलस्ट्रेट द टू साइडेड नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। अगर हम भारत से इंटेंचर्ड लेबर के माइग्रेशन का एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें उस टाइम पर जो 19th सेंचुरी वर्ड था, 19th सेंचुरी जो वर्ड था उसकी दो साइड्स हमें नज़र आती हैं। इट वॉज अ वर्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट मिजरी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसमें एक तरफ तो बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास हो रहा था और इसके साथ साथ बहुत सारी दुविधाएं भी थी। हायर इनकम फॉर सम एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स, यानी बहुत सारे लोगों के लिए हायर इनकम एक आस्पेक्ट था, उनको हायर इनकम हो रही थी और बहुत सारे लोग पॉवर्टी में भी जी रहे थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन सम एरियाज, कुछ एरियाज टेक्नोलॉजी के मामले में बाकियों से आगे थे, एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कोएरेशन इन अदर्स, और दूसरों के अंदर अलग तरह की दुविधा थी, अलग तरह की परेशानियां थी। So in the 19th century, hundreds of thousands of Indians and Chinese laborers went to work on plantations. यानी 19th century के वर्ड 19th सेंचुरी वर्ल्ड में जो हज़ारों की संख्या में भारत और चाइना से जो लेबरर्स थे वो काम की तलाश में प्लांटेशंस में गए या काम करने, या फिर माइंस में गए, एंड इन रोड जो नेटवर्क तैयार हो रहा था उसमें वो लोग मजदूरों की तरह उन्होंने काम किया, एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या फिर जहाँ रेलवे के निर्माण हो रहे थे वहाँ उन्होंने मजदूरी की अराउंड द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में भारत और चाइनीज़ व्यापारी जो थे, भारत और चाइनीज़ जो मजदूर थे वो इस तरह से काम करते उस समय नजर आते थे। सो इन इंडिया इंटेंचर्ड लेबरर्स वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स विच प्रॉमिस्ड रिटर्न ट्रैवल टू इंडिया। भारत के अंदर जो इंटेंचर्ड लेबर्स को हायर किया जाता था वो एक प्रॉमिस के अंडर किया जाता था, और वो प्रॉमिस ये होता था कि आप इंडिया में, आपको विजिट करने की इंडिया छूट मिलेगी। कब? आफ्टर दे हैड वर्कड 5 years ऑन देयर एम्प्लॉयज़ प्लांटेशन। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के प्लांटेशन पर लगातार 5 साल काम कर लें तो उसके बाद उन्हें एक बार भारत आने की छूट मिलेगी। देखो बेटा, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जो इंटेंचर्ड लेबर के तौर पर भारत से बाहर काम करने के लिए ले जाए जाते थे मजदूर, उनके मन में पहली दुविधा ये होती थी, पहला ये उनके दिमाग में बात चलती थी कि क्या कभी हम वापस आ पाएंगे या नहीं। तो इसमें उनको कोई झिझक ना हो, इसमें वो हेजिटेशन शो ना करें। इसके लिए जो उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखते थे कॉन्ट्रैक्टर्स, वो उनको ये प्रॉमिस करते थे कि 5 साल अगर वो वहाँ काम कर लेंगे तो एक बार 5 साल के बाद उन्हें भारत लाने का मौका दिया जाएगा। सो मोस्ट इंडियन इंटेंचर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। और जो ज़्यादातर भारतीय इंटेंचर्ड लेबर थे वो किन किन क्षेत्रों से आते थे? ईस्टर्न पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य भारत से, या फिर तमिलनाडु के ऐसे एरिया से जो ड्राई डिस्ट्रिक्ट कहलाते थे, जहाँ पानी की कमी थी या खेती कम हुआ करती थी। सो इन द मिड 19th सेंचुरी दीज रीजन्स एक्सपीरियंस्ड मैनी चेंजेस। और 19th सेंचुरी के मिड तक ये जो सारे के सारे एरियाज थे, सारे जो रीजन्स थे, इन्होंने बहुत सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस किया। कौन कौन से चेंजेस थे बेटा वो? अब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड। इन सारे एरियाज में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो सभी डिक्लाइन कर चुकी थी। लैंड रेंट रोज, और जो ज़मीन के किराए थे जो ये बड़े ज़मींदारों से, बड़े किसानों से ज़मीन किराए पर लेकर खेती करते थे, अब वो किराए भी बढ़ चुके थे। लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशंस, और ज़मीनें साफ़ कर दी गई थी माइंस के लिए भी और प्लांटेशन के काम के लिए भी, यानी इनके करने लायक, खेती के करने के लायक ज़मीन नहीं बची थी। सो ऑल दिस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पुअर। इन सभी कारणों ने जो गरीब लोग थे उनकी ज़िंदगी पर असर डाला। दे फेल्ड टू पे देयर रेंट्स। वो सारे के सारे गरीब लोग अपने किराए चुकाने में या अपनी कर्जदारी चुकाने में असमर्थ हो रहे थे। बिकेम डीपली इंडेबिटेड, उनके ऊपर बहुत गहरा या बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया। एंड वर फोर्स्ड टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क, और उन्हें काम की तलाश में बाहर निकलना ही पड़ा। तो बेटा यहाँ पर हमने ये बात समझी कि जो इंडियन लेबरर्स थे वो किन हालातों में घर से बाहर निकले। इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्री जो थी वो बर्बाद हो चुकी थी, ज़मीन के किराए बढ़ रहे थे, ज़मींदार उनसे वो किराए ज़बरदस्ती लेते थे जो वो दे पाने में असमर्थ थे। इसके साथ साथ और बहुत से चेंजेस हो रहे थे जिससे उनकी लाइफ पर असर पड़ा, और अल्टीमेटली उन्हें काम की तलाश में भारत से बाहर जाना पड़ा। सो द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेंट्स वर द कैरेबियन आइलैंड्स।
जो भारतीय मजदूर होते थे जो बाहर जाकर काम किया करते थे, उनकी ज़्यादातर जो मंजिल होती थी वो होती थी कैरेबियन आइलैंड्स, उसमें भी मेनली त्रिनिदाद, गुयाना एंड सूरीनाम, मॉरिशस एंड फिजी, ये जो अलग अलग कंट्रीज़ के नाम हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर भारतीय मजदूर प्लांटेशन में जाकर वर्क किया करते थे। क्लोजर होम तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू सिलोन एंड मलाया, और भारत के बिल्कुल पास जो तमिल माइग्रेंट्स थे वो सिलोन, जिसका आधुनिक नाम श्रीलंका है, आप जानते हैं, आपने सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, वो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, श्रीलंका जाते थे। एंड मलाया जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे कंट्रीज़ हैं, उसमें साउथ ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं सॉरी, वहाँ पर ये माइग्रेंट जो थे वहाँ एज अ वर्कर काम करने जाया करते थे। इंडेंचर्ड वर्कर ऑल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन असम, और जो इंडेंचर्ड वर्कर्स थे वो भी असम के टी प्लांटेशन में काम करने के लिए रिक्रूट उनको किया जाता था। So recruitment was done by agents engaged by employers and paid a small commission। ये जो रिक्रूटमेंट होती थी, इस रिक्रूटमेंट का काम एजेंटों के द्वारा किया जाता था, और ये एजेंट वो लोग होते थे जिनको एम्प्लॉयर्स रखा करते थे और उनको इसके बदले में, वर्कर्स को अपॉइंट करने के बदले में एक छोटा सा कमीशन भी दिया करते थे। So many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty or oppression their home village। अब देखो बेटा, यहाँ ध्यान से सुनो, जो बहुत सारे माइग्रेंट्स थे वो इस आधार पर काम की तलाश के लिए वो अपनी स्वीकृति देते थे या ओके करते थे कि शायद वो गरीबी से बच जाएंगे, या फिर उनके गांव में जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जो उनको दबाया जा रहा है, जो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, ऐसे माहौल से वो अपने आप को बचा लेंगे अगर वो काम करने बाहर चले जाएंगे तो। So agents also tempted the prospective migrants by providing false information। और जो एजेंट्स थे वो सारे के सारे जो थे वो जो बाहर माइग्रेंट जो जाया करते थे उनको झूठी जानकारी देते थे या अधूरी जानकारियां दिया करते थे अबाउट फाइनल डेस्टिनेशंस, कि वो उन्हें कहाँ जाना है इस बारे में उनसे या तो झूठ बोलते थे या उन्हें मिसगाइड करते थे। एंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, और इस बारे में भी मिसगाइड करते थे कि वहाँ वो जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ उनका कैसा रहन सहन होगा, किस तरह उन्हें रखा जाएगा, कितने हालात में उन्हें काम करना पड़ेगा, उन्हें कुछ भी नहीं बताते थे, यानी उन्हें अंधेरे में रखकर और बाहर भेजा जाता था। Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage। ज़्यादातर जो माइग्रेंट्स होते थे उनको ये भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें बहुत लंबी और कष्टदायक समुद्री यात्रा करनी पड़ेगी। समटाइम्स एजेंट्स इवन फोर्सिबली अडक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स, और कई बार तो एजेंट जो थे वो इतनी ज़बरदस्ती पर उतर आते थे कि वो जो जाने के इच्छुक भी लोग नहीं होते थे उनको भी ज़बरदस्ती वो बाहर भिजवा दिया करते थे माइग्रेंट वर्कर के तौर पर काम करने के लिए। So 19th century indenture has been described as a new system of slavery। तो 19वीं सदी का जो इंडेंचर था इसको एक नए शब्द से इसकी व्याख्या की गई, न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। बेटा ये क्वेश्चन 1 मार्क के अंडर आ सकता है कि न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी किसे कहा गया, तो इसका आंसर होगा इंडेंचर्ड लेबर। सो ऑन अराइवल एट द प्लांटेशंस लेबरर्स फाउंड कंडीशंस टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन्ड। और जब वो सारे माइग्रेंट लेबर्स प्लांटेशंस पर पहुंचते थे तो उन्हें वो कंडीशंस दिखती थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती थी। सो लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर हार्श, वहाँ रहना और काम करना ये बहुत कठिन हो जाता था। एंड देयर वर फ्यू लीगल राइट्स, और बहुत ही कम उनके पास जो थे वो लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार हुआ करते थे। यानी वर्कर्स जो यहाँ से झूठ बोलकर बाहर ले जाए जाते थे, जब वो बाहर पहुँचते थे तो वो देखकर हैरान रह जाते थे कि जो कुछ उन्होंने इमेजिन किया था उससे बहुत बुरा उनके सामने आ रहा था, और ऐसे में उनके लिए काम करना कितना मुश्किल होता होगा इसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। सो बट वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग। पर वर्कर्स भी जो थे वो उन्होंने अपने वहाँ पर रहने का अपना खुद का तरीका ढूंढ लिया कि किस तरह वो वहाँ की सोसाइटी में एडजस्ट हो। मैनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू वाइल्ड्स, उनमें से बहुत सारे लोग जंगलों में भाग गए। थॉट इफ दे कॉट दे फेस्ड सिवियर पनिशमेंट, उन्होंने सोचा कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें बहुत कठिन जो है वो सजाएं मिलेंगी। सो अदर्स डिवेल्प्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन। जो बाकी बच गए उन्होंने साथ रहने वाले लोगों के अपने साथ मिलकर, अपने समाजों के साथ मिलकर, अपनी सोसाइटीज़ के साथ मिलकर अपने आप को एक्सप्रेस करने के नए तरीके बना लिए। ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स, उन्होंने अलग अलग तरह की जो संस्कृतियाँ थी उनका घोल बना लिया, उनको घोल लिया, ओल्ड एंड न्यू, पुरानी और नई दोनों को। इन त्रिनिदाद में खास तौर पर द एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन, जो हर साल वार्षिक तौर पर मुहर्रम उत्सव मनाया जाता था, वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिचियस कार्निवल कॉल्ड होसे। इस मुहर्रम जो त्यौहार था इसको बदल दिया गया, और किस में बदल दिया गया, होसे में बदल दिया गया। इमाम हुसैन की याद में जो बनाया जाता है होसे, इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन्स
ज्वाइंड, जिसमें सारे ही धर्मों के लोग और वर्कर जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे। यानी एक धार्मिक सद्भाव का उदाहरण जो खाली जो शिया मुस्लिम है वो मनाते हैं इस मुहर्रम को, लेकिन इस मुहर्रम को हुसैन नाम दे दिया गया इमाम हुसैन की याद में, और इसको सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर इसको मनाने लगे। तो इस तरह से वर्कर्स जो थे वो अपने अकेलेपन से बाहर आए और समाज के साथ अपने आप को मिक्स करना शुरू कर दिया और दूसरे सारे उत्सवों को और धर्मों के जो अलग अलग त्यौहार होते थे उन सबको अपना लिया। Similarly, the protest religion of Rastafarianism, made famous by the Jamaican reggae star Bob Marley, is also said to reflect social and cultural links with Indian migrants to the Caribbean. इसी तरह जो रास्ताफेरिनिज्म था इसने भी, जिसकी भारतीय जड़ें भी मौजूद थी, इसने भी भारतीय जो लोग थे उनके साथ अपना गहरा संपर्क बना लिया। चटनी म्यूज़िक पॉपुलर इन त्रिनिदाद एंड गुयाना, और चटनी म्यूज़िक त्रिनिदाद और गुयाना में जो कि लोकप्रिय हुआ, इज़ अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस। ये एक और ऐसा उदाहरण था जिससे हमें ये पता लगता है कि भारतीय जो श्रमिक थे, जो भारतीय लेबरर्स थे, वो बाहर जाकर बाहर के सोसाइटीज़ में अपने आप को उन्होंने एडजस्ट कर लिया। These forms of cultural fusion are part of the making of the global world। और इस तरह के कल्चरल फ्यूजन बेटा ये सारे के सारे एक ग्लोबल वर्ल्ड के बनाने में इनका सबका अपना योगदान था। वेयर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस गेट मिक्सड, जहाँ पर अलग अलग जगह की चीज़ें आपस में आकर मिक्स हो जाती थी। लूज देयर ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक्स, जहाँ वो अपनी जो उनकी मूलभूत जो उनकी पहचान होती थी वो उसको खो देती थी, एंड बिकेम समथिंग एंटायरली न्यू, और उसमें से कुछ नया निकल के बाहर आता था। जब दो संस्कृतियाँ, दो कल्चर आपस में मिक्सअप हो जाते थे तो उनके मिश्रण के बाद, उनके मिक्सअप होने के बाद कुछ नया अच्छा, कुछ क्रिएटिव बाहर निकल कर आता था। इसका एग्जाम्पल हमें होसे से मिलता है, रास्ताफेरिनिज्म से मिलता है, या फिर हमें चटनी म्यूज़िक से जो एक तरह का फ्यूजन था, कल्चरल फ्यूजन, उससे भी हमें ये एग्जाम्पल दिखाई देता है। सो मोस्ट इंडेंचर्ड वर्कर्स स्टेड ऑन आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंडेड। ज़्यादातर इंडेंचर्ड वर्कर्स वहीं रहना पसंद करते थे अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो जाते थे, और रिटर्न टू देयर न्यू होम्स आफ्टर अ शॉर्ट स्पेल इन इंडिया, या फिर वो लोग जो थे वो अपने नए घरों में वापस आते थे इंडिया में कुछ टाइम बिताने के बाद। Consequently, there are large communities of people of Indian descent in these countries। और इसी टाइम पर जो इन सारे जो ये देश थे जिनके अभी ऊपर हमने नाम पढ़े, इनमें भारतीय मूल के लोग बहुतायत में थे, बहुत सारी संख्या में थे। हैव यू हर्ड ऑफ द नोबेल प्राइज विनिंग राइटर वी.एस. नॉयपॉल? हमने वी.एस. नॉयपॉल के बारे में बहुत कुछ सुना है, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, वो भारतीय मूल के हैं। सम ऑफ यू मे हैव फॉलोड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर शिव नारायण चंद्रपाल एंड राम नरेश शर्वन। हम सब ने शिव नारायण चंद्रपाल और राम नरेश शर्वन का नाम सुना है। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने बहुत जो है वो अपना नाम कमाया है। वो सबका मूल जो था वो भारतीय था। इफ़ यू हैव वंडर्ड वाई देयर नेम साउंड बेंगोली इंडियन, द आंसर इज़ दैट दे आर डिसेंडेड फ्रॉम इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। अगर सुनने में हमें नाम उनका इंडियन लगता है, वजह इसकी यही है क्योंकि वो उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के संतानें हैं जो इंडेंचर्ड लेबर भारत से मजदूरी करने बाहर गए थे। सो फ्रॉम द 1900 इंडियाज नेशनलिस्ट लीडर्स began opposing the system of indentured labor migration as abusive and cruel। और अंत में जाकर 1900 शताब्दी के आसपास या 20th सेंचुरी की बिगनिंग में जो इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया इस इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन के प्रोसेस को, ये कहकर कि ये जो है वो बहुत ही क्रूर है और ये जो लोग हैं उनको उनकी जड़ों से दूर करता है। इट वॉज एबॉलिश्ड इन 1921 और एट लास्ट इसको 1921 में एबॉलिश कर दिया गया। इस जो था ये सिस्टम जो था इंडेंचर्ड लेबर का। येट फॉर अ नंबर ऑफ डेकेड्स आफ्टरवर्ड्स डिसेंडेंट्स ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स ऑफन थॉट ऑफ एज कुलीज रिमेन्ड एन अनईजी माइनॉरिटी इन द कैरेबियन आइलैंड। फिर भी हज़ारों साल बीतने के बाद भी, कई सौ साल बीतने के बाद भी इस तरह की जो लेबर है ये अभी भी कैरेबियन आइलैंड जैसे द्वीपों में अपने आप को सबसे अलग पाती है। उनको कुलीज के तौर पर जाना जाता है। सो सम ऑफ द नायपॉल्स अर्ली नॉवेल्स कैप्चर देयर सेंस ऑफ लूज एंड एलियनेशन। जो नायपॉल की जिनकी अभी हमने बात की कि जो ऑस्कर विनर हैं, राइटर हैं जो इन भारतीय मूल के, उनके शुरू के कुछ नॉवेल्स में वेस्ट इंडीज़ में रहने वाले या जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं वहाँ रहने वाले लोग, जो भारतीय लोग हैं, उनकी जो दशा, जो कुछ उन्होंने खोया या जो कुछ वो सोचते हैं उनके बारे में उनके शुरुआती नावलों में काफ़ी कुछ हमें वर्णन पढ़ने को मिलता है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। वो भारतीय उद्योगपति जो बाहर फेमस हुए या जिन्होंने अपने बिजनेस को चमकाया। ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल।
अब पूरी दुनिया के लिए अगर फसलें उगाई जानी थी या फिर खाना बनाया जाना था तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो था पैसा। लार्ज प्लांटेशंस कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक्स एंड मार्केट्स। जो बड़ी बड़ी प्लांटेशंस थी वो तो इसको उधार ले सकते थे, इस पैसे को कहाँ से ले सकते थे, बैंक से ले सकते थे और मार्केट से ले सकते थे। बट व्हाट अबाउट द हम्बल पीजेंट, पर जो किसान थे उनका क्या? सो एंटर द इंडियन बैंकर। तो यहाँ एंट्री होती है भारतीय बैंकरों की। डू यू नो ऑफ द शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नट्टू कोट्याई चेटियार्स? हमें इनके बारे में हमने भारतीय इतिहास में पढ़ा है। शिकारीपुरी श्रॉफ्स और नट्टू कोट्याई चेटियार्स, दे वर अमंग्स द मेनी ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स हु फाइनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये उन बहुत सारे जो थे वो बैंकर्स और ट्रेडर्स में थे जिन्होंने सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर था उसको फाइनेंस किया यूजिंग आइदर देयर ओन फंड्स, या तो उन्होंने इसके लिए अपने खुद के पैसे का इस्तेमाल किया, और दोज बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स, या उस पैसे का इस्तेमाल किया जो उन्होंने यूरोपियन बैंकों से लिए थे। सो दे हैड अ सोफेस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंसेज। उनके पास बहुत ही एक अच्छा तरीका था लंबी दूरी तक पैसे को ट्रांसफर करने का। एंड इवन डेवलप्ड इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी अपने आप को डेवलप कर लिया था। So Indian traders and money lenders also followed European colonizers into Africa। जो भारतीय व्यापारी थे और भारतीय जो ब्याज पर पैसे देने वाले लोग थे, इन्होंने यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को अफ्रीका तक उनका पीछा किया। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स, खास तौर पर इसमें नाम आएगा हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स का। हाउएवर वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज, और वो तो यूरोपियन कॉलोनीज से भी आगे चले गए। फ्रॉम द 1860s दे एस्टैब्लिश्ड फ्लरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। 1860s के डेकेड में इन्होंने, जो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे, इन्होंने दुनिया भर के जो सबसे व्यस्त पोर्ट्स थे वहाँ पर अपनी शॉप्स या अपने जो अलग अलग टाइप के जो अपने दुकानें थी उनको ओपन कर लिया। सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड क्यूरियस, जो वहाँ पर ये स्थानीय और बाहर से मंगाए जाने वाले जो उत्पाद थे उनको बेचने लगे टू टूरिस्ट, किनको? जो वहाँ टूरिज्म करने आते थे। हुज नंबर्स वर बिगिनिंग टू स्वेल, जिनके नंबर्स अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स, उसके लिए हमें धन्यवाद देना होगा उस टाइम विकसित किए जाने वाले शानदार और आरामदायक जहाज़ों के लिए। यानी इस पूरे टॉपिक में हमें बहुत सारी बातें जो थी वो ये पता चली कि किस तरह जो इंटेंचर्ड लेबर थी भारत में उसको अपॉइंट किया जाता था। इंटेंचर्ड लेबर को भारत में अपॉइंट करने के लिए तरह तरह के जो थे वो उनको लालच दिए जाते थे, उनसे झूठ बोला जाता था। एजेंट्स उनको अपॉइंट करते थे, ऑनर जो थे वो एजेंटों को इस काम के लिए कमीशन दिया करते थे, और फिर बाहर जाने के बाद इनके सामने जो पोजीशंस आती थी उससे ये टोटली अननोन होते थे। बहुत मुश्किल हालात में इन्हें काम करना पड़ता था, पर फिर भी जो लेबर थी इसने अपने जीने का तरीका ढूंढ लिया। जहाँ भी ये गए वहाँ के संस्कृतियों में, वहाँ के कल्चर्स में रल मिल गए, घुल मिल गए वहाँ के साथ, और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें अपना ली, बहुत सारे ऐसे कल्चरल फ्यूजन कर लिए जिससे इनको बहुत हेल्प मिली, और बाहर के लोगों को भी इनके साथ घुलने मिलने में ज़्यादा परेशानी का सामना जो था वो नहीं करना पड़ा। जैसे हमने एक होसे का एग्जाम्पल देखा कि मुहर्रम को होसे का नाम दे दिया गया, या फिर हमने एग्जाम्पल देखा चटनी म्यूज़िक का। इस तरह से इंटेंचर्ड लेबर जो थी उसने बाहर अपने समय को व्यतीत किया। आज भी बहुत सारे लोग हमें बाहर ऐसे मिल जाते हैं जिनकी जड़ें, जिनके पूर्वज भारत से गए थे, जिनकी जड़ें भारत में हैं। तो इस तरह से इंटेंचर्ड लेबर के मतलब आंसर के तौर पर हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके साथ बात करते हैं हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की। तो इसमें कुछ नाम हमें याद रखने हैं बेटा, जैसे शिकारीपुरी श्रॉफ्स हो गए, या नट्टू कोट्याई चेटियार्स हो गए, या फिर हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स हो गए। ये वो लोग थे जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में व्यापार को फाइनेंस किया, ट्रेड को फाइनेंस किया, और इंडियन या फिर यूरोपियन बैंकों से लिया हुआ पैसा इसमें लगाया। तो इस तरह से चैप्टर का ये टॉपिक, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का अब आप आंसर देने में अपने आप को सक्षम फील करोगे। थैंक यू।